नमस्कार। एमपी तक के सभी दर्शकों का मैं धीरज कुमार शाह जबलपुर से स्वागत करता हूं। डॉक्टर मोहन यादव जी की कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री पद जो हासिल करने वाली है प्रतिमा बांगरी जी, जो सतना के रेगवा गांव क्षेत्र से आती हैं, वह आज हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या कार्य योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी चार जातियां बताते हैं। उनकी जातियां हैं गरीब, युवा, किसान और महिला। उसमें से तीन चीजों में आप खरी उतर रही हैं। इस पर आप कैसा आप मानती हैं, जो उनने तीन बातें बताई उसमें तो आप तीन बात, चार बातों में तीन में बात है, आप क्या देखती हैं? निश्चित तौर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह अपना विजन रखा है और इस पूरे देश का विकास किया है, आज पूरे देश में इसकी गूंज है। और सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में आज कोई अगर उभरा है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उभरे हैं। तो निश्चित तौर पर उन्होंने जिस विजन को देखते हुए हम सबको चयनित किया है, युवाओं को, इसमें महिलाओं को और किसानों को और गरीबों को, तो इनके उत्थान के लिए इनके दृष्टिकोण को देखते हुए जो भी हो सकेगा यथासंभव वो प्रयास कर रहे हैं अपनी ओर से कि हम देश के भविष्य को और उज्जवल बनाएं और विकसित भारत के निर्माण में मेरी जो भूमिका हो सकेगी उसको मैं निभाने का काम करूंगी। आप सबसे युवक के मंत्री महोदय हैं और एलएलबी की छात्रा भी रही हैं। जी। आपकी क्या कार्य योजना है? किस तरह लोगों को, यानी महिला होने के नाते, युवा होने के नाते, क्या लाभ मिल पाएगा मध्य प्रदेश के इस जनता को? आप देखिए, युवाओं की आज सबसे बड़ी जो अगर समस्या है तो वो बेरोज़गारी कहते हैं। लेकिन आत्मनिर्भर बनाने का जो सपना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देखा था, उसको कहीं न कहीं आज मूल रूप देने की आवश्यकता, उसको धरातल पर उतारने की आवश्यकता है। साथ में महिलाओं का, और महिलाओं के बारे में विषय करें तो मैं स्वयं एक महिला हूँ और मैं जानती हूँ कि किस तरह से घरों में बड़ी दिक्कत होती है महिला जब आगे बढ़ती है घरेलू परिस्थितियों को। कहीं न कहीं अगर घर के परिवार के सदस्य अगर सहयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर महिला आगे बढ़ती है। तो मेरा प्रयास रहेगा, मैं एक स्वयं के एग्ज़ाम्पल के रूप में उनको बता सकूँगी कि मैंने अगर परिश्रम किया है, परिवार के साथ किया है और आज इतना आगे बढ़कर आई हूँ, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी उदाहरण होगा उन महिलाओं के लिए जो करना चाहती हैं। तो एक अंदर से उनके भाव है, आगे बढ़ने के, काम करने के, तो उनके अंदर ये भाव उत्पन्न होंगे देख के कि अगर हम भी मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे और घर वालों को भी ये एक संदेश है कि अगर हम सहयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आगे नया इतिहास लिखा जा सकता है, नई परिभाषा लिखी जा सकती है। तो युवाओं को और महिलाओं को और किसानों के लिए आज देख रहे हैं कि हाईटेक हर चीज़ की जा रही है, चाहे वो खाद के छिड़काव को लेकर हो, चाहे उपज को लेकर हो, हर चीज़ की एक थीसिस हो रही, स्टडीज़ हो रही है और उसके माध्यम से विकास के काम हो रहे हैं, किसानों को भी उन्नति के काम दिए जा रहे हैं। और खेती को सिर्फ़ उपज के लिए नहीं रखा जा रहा है कि हम सिर्फ़ अन्न उगाएँ, अपितु मोटे अनाज पर भी हमारा बहुत बड़ा फ़ोकस है कि मोदी जी चाहते हैं कि जिस तरह पुराना व्यक्ति मोटा अनाज खाकर स्वस्थ रहता था, हमारे भारत देश का युवा भी उस अनाज का सेवन करे। पिज़्ज़ा, बर्गर कहीं न कहीं हमारी सेहत को बहुत नुकसान कर रहे हैं। तो उस मोटे अनाज को प्रोत्साहित करते हुए किसानों को अब उनको संदेश दे रहे हैं कि आप मोटा अनाज उगाइए, उसका एक्सपोर्ट भी होगा, घर पे भी सेवन करिए, ताकि स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, तो वो कहीं न कहीं रुके और हमारा युवा भी स्वस्थ हो ताकि हमारी आगे की पीढ़ी लंबे समय तक चलती रहे। आज हार्ट अटैक, शुगर, बीपी, ये बीमारियाँ बहुत कम एजेस में हो रही हैं, जिसका कारण सिर्फ़ खान-पान। तो इसलिए इस ओर अग्रसर है और गरीब के उत्थान के लिए तो निरंतर हमारी सरकार बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाओं की, आज हम बात करें जन्म से लेकर और मृत्यु तक की, ऐसी कोई भी काल नहीं है जिसमें योजना ना हो, जिसका धरातल पर ना उतारा गया हो, जिसके माध्यम से गरीबों का उत्थान हो रहा। आज उनके भरपेट भोजन से लेकर उनके आवास, उनके चूल्हे, हर चीज़ की, पानी की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था, उनकी शिक्षा की व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। तो निश्चित तौर पर गरीबों का आने वाले समय में कल्याण होगा, वो भी अपनी गरीबी से उभर कर एक सामान्य जीवन जी पाएँगे। तो इस तरह नरेंद्र मोदी जी का एक विकसित भारत का जो सपना है, तो उसको हम लोग भी साकार करने में उनके हाथों के रूप में काम करेंगे, उनके सपने को साकार मूर्त रूप देने के लिए धरातल पर काम करेंगे, अपने विज़न्स भी रखेंगे और उस पे काम करते हुए विकसित भारत के निर्माण में हमारा भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा।
आप एक चुनाव हार चुकी थी, उपचुनाव, उसके बाद भी आपने बहुत मेहनत करी, वे किया। आज आपने क्या योजनाएं लेके जाएंगे अपने क्षेत्र में और मध्य प्रदेश के लिए? क्या योजनाएं हैं जिससे आप जनता आप पे जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है जनता के लिए, क्या देखते हैं आप? देखिए, मैं चुनाव हारी थी, हिम्मत नहीं हारी थी। तो चुनाव हारने के बाद जब हिम्मत नहीं हारता आदमी तो निश्चित तौर पर उसके लिए काम करता है। तो मेरा वो कालखंड जब मैं चुनाव हारी उसके बाद का जो था, तो लगातार मेहनत करने का, जन-जन तक जाने का और उनको अपने से जोड़ने का, अपने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का काम किया है और उसी का कारण है कि ऐतिहासिक मतों के साथ मेरी विजय हुई। 36,000 के ऊपर मतों से मैंने जीत हासिल की, तो कहीं न कहीं जनता ने उसमें योगदान किया। हमारी जनता बहुत भोली-भाली है और आपका सिर्फ़ स्नेह, लगाव और उन तक पहुँचना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और हमारा संगठन में भी चूँकि मैं एक कार्यकर्ता हूँ, तो संगठन का सबसे पहला काम है कि हम बूथ स्तर तक काम करें। तो हम जब बूथ तक पहुँचते हैं और हमारा नारा था बूथ जीता चुनाव जीता, तो उसको हमने मूर्त रूप दिया है। हर बूथों पे काम किया है, जाकर खुद काम किया है, चाहे वो डिजिटलाइज़ेशन हो, डिजिटली भी उनको ऑर्गेनाइज़ किया है। तो हर परफ़ॉर्मेंस देते हुए आज अपना खुद का एक जो सपना है हमने अपनी विधानसभा के लिए देखा है, अब उस सपने को साकार करने की बारी है, तो उस पे हम काम करेंगे। आपने आपकी जो क्षेत्र में छवि है, बुलेट चलाने वाली दबंग महिला है, एकदम युवा है, तो किस तरह का आपने किया है? आप फेसबुक में भी देखा, ट्विटर में भी, सब जगह एक्टिव रहती है। ये कैसे कर पाती हैं आप ये सब चीजों का? क्या इसका असर हुआ जनता में जो आपको आज 36,000 वोटों से अधिक से जिता दिया? कैसे कांटेक्ट करती हैं? कैसा समय निकालती हैं? देखिए, मैं सोशल मीडिया भी खुद ही हैंडल करती थी, फ़ील्ड वर्क भी करती थी, तो एक अपना टाइम टेबल शेड्यूल किया था, घर परिवार को भी समय देती थी। तो सुबह जो अर्ली टाइम होता है, वो परिवार के साथ रहता था 9 बजे तक, 9 बजे के बाद जो था, तो वो जनता दरबार लगता था करीब 12 बजे तक और 12 बजे से 9-10 जितने भी ड्यूरेशन तक मैं फ़ील्ड में रहती थी और फ़ील्ड से आने के बाद सोशल मीडिया हैंडलिंग करती थी। और साथ में बोर्डलेस की आपने कही बुलेट चलाना, कार चलाना ये मेरी एक पसंद रही है और शुरू से रही है, स्कूल टाइम से रही है। तो उसको बीच में मैंने शादी के बाद छोड़ भी दिया था पर कहीं न कहीं बीच में एक आध बार पिताजी जब नया बुलेट लेके आए तो उसको मैंने चलाया और ट्राई किया। तो वो जो लोगों ने देखा तो फिर एक यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा, उसमें हम लोगों को मतलब आग्रह किया हमारे युवा साथियों ने कि दीदी हम चाहते हैं कि हमारे साथ बुलेट रैली में आप भी चलें। तो हम तो उस रैली में भी गई तो ये वो रैलियों की फ़ोटो है जिसमें मैं गई हूँ। निश्चित एक बोल्डनेस होनी चाहिए और हर महिला पे मैं मानती हूँ कि बोल्ड होना चाहिए, आपकी आवश्यकता के अनुरूप आपको ढालना चाहिए। ये बुलेट चलाना, कार चलाना मैंने इसलिए सीखा कि मैं सिंगुलर फैमिली से थी और मैं इकलौती बहू थी, परिवार में कुल 4 सदस्य थे, तो कब किसकी क्या आवश्यकता हो जाए और कौन-सा वाहन घर पे अवेलेबल है। तो हमारे पास ये न रहे हमारे चाहे पिताजी हों, उन्होंने शुरू से ये सिखाया है कि सेल्फ डिपेंडेंट रहना, कभी किसी पे डिपेंडेंसी ना हो। यही अभी हमारे हस्बैंड ने भी कहा कि तुम भी एक बोल्ड महिला हो, पढ़ी-लिखी हो, तो कम से कम अपने काम तो ये रखो कि तुम्हें मेरी आवश्यकता ना हो कि तुम नहीं लेके गए तो मैं जा नहीं पाई। तो इसलिए हर प्रकार का सहयोग मिला इसलिए ये बोल्डनेस रही और चलाने का शौक भी है तो चलाती हूँ। और मंत्री, कैबिनेट मंत्री कई दिन हो गए, गठन हो गया मंत्री गठन, पर अभी आपकी क्या रुचि और किस विभाग के लिए आपने अपना मत दिया और क्या रुचि है? ऐसा कोई मत नहीं दिया है विभागों का। देखिए जब हम पढ़ते हैं, स्कूली शिक्षा लेते हैं, तो वहाँ विषय हमको सारे अध्ययन में आते हैं। हम सभी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं, सोशल भी पढ़ते हैं, साइंस भी पढ़ते हैं, संस्कृत भी पढ़ते हैं, हर विषय का अध्ययन करते हैं। तो इसलिए जब हम अध्ययन का समय में अपने विषयों का हर एक विषय का अध्ययन करते हैं, तो इसी तरह मंत्रिमंडल का जब गठन होता है, एक विशेष ज़रूर रुचि रहती है किसी की, तो काम करने को कोई भी विभाग मिलेगा, काम करेंगे। विशेष रुचि ऐसी अभी कोई हमने रखी भी नहीं है, तो इसलिए अभी जो भी विभाग मिलेगा उस पे काम करेंगे। राम मंदिर बनने वाला है 22 तारीख को, मुख्य प्रधानमंत्री जी उसके शिलान्यास करने वाले हैं, पूजन हो चुका है। अब इसको कैसे कर देखती हैं आप?
देखिए, राम मंदिर का तो सपना ऐसा था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसका निर्माण होगा। लेकिन आज हम राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं और ये सिर्फ़ संभव हुआ है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। हमारे संगठन जो शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो अमित शाह जी हों, चाहे जेपी नड्डा जी हों, इन्होंने इसको मूर्त रूप देने में अपनी सहभागिता दी है, पूरी-पूरी भूमिका रही है। और आज आप देख रहे हैं कि ये जो गरीब परिवार का सपना था, अपने प्रभु के राम मंदिर को देखने का, वो आज साकार हो रहा है। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र था, एक ऐसा सपना था जिसको साकार करने के लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने एड़ी से चोटी का बल लगाया और आज उसको साकार करके दिखा रहे हैं। हम सब उस आस्था के केंद्र पे नतमस्तक होने के लिए जाएँगे। एक-एक व्यक्ति ने जब इसके निर्माण के लिए सहयोग राशि एकत्रित की जा रही थी, मैं स्वयं भी उसमें एक सहयोग के रूप में जा रही थी दरवाजे-दरवाजे उसके लिए। तो कहीं न कहीं जब एक ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात हुई जो हैंडीकैप थे, जो मतलब विशेष उस परिस्थितियों में गरीबी में रह रहे थे, लेकिन उन्होंने भी कहा कि हम राम मंदिर के निर्माण में सहयोग देना चाहते हैं, चाहे वो 10 किसी-किसी व्यक्ति ने तो अपनी एक-एक दिन की कमाई दी है, कि ये हमारी दीदी सब्जी बेचने वालों ने ऐसी। तो जिसकी आस्था इतनी जुड़ी हो उस राम मंदिर से, तो मैं सोचती हूँ कि उस सपने को अगर किसी ने साकार किया है नरेंद्र मोदी जी के, तो उनके लिए बहुत सारी दुआएँ हैं। उन गरीब परिवारों की दुआएँ, इस मंदिर के साथ बहुत दुआएँ भी हैं और आस्था भी है और यहाँ का हर व्यक्ति उस आस्था के केंद्र पर अपने सिर को झुकाने जाएगा, नतमस्तक होने जाएगा। इस सपने को साकार करने के लिए मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और देश के हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस आस्था के केंद्र को साकार किया। आखिरी क्वेश्चन ये है कि आप विंध्य क्षेत्र से आती हैं और हमेशा विंध्य से एक मांग होती है विंध्य प्रदेश की, तो इसको कैसे आप वो कर पाएंगी, निपट पाएंगी? देखिए, विंध्य निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा अंचल है और जिसकी माँग है। अब देखिए आगे हमारी सरकार वैसे ही हर माँगों को और मध्य प्रदेश के जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, वो हर एक छोटी से छोटी आवश्यकताओं को देख रहे हैं, उन पे विचार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आगे चलकर इस पर काम होगा। ये थी हमारे साथ प्रतिमा बागरी जी, जो युवा मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में। इनका कहना है कि यह चुनाव पहला हारी थी, हिम्मत नहीं हारी थी, और उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने अगला चुनाव किस तरह हम जीता है। जबलपुर से धीरज शाह, एमपी तक जबलपुर।